अब वो तो फिल्म रिलीज हो गई, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए भी कमाई, कितना क्या वो फिल्म का बात। मैं ये कह रहा हूँ वो सेंटिमेंट्स अभी हैं किस में? लोगों के, जो कश्मीरी पंडितों के। फिर कश्मीरी पंडित अपने हालात। मैं आपको मैं माफ़ी चाहता हूँ मगर मैं आपको कह रहा हूँ जो परसेप्शन है जो ओवरऑल इंडिया का, मैं भी इंडियन हूँ मगर JNK से बाहर जो है उनका परसेप्शन थोड़ा सा उसमें फ़र्क है थोड़ा, क्योंकि आर्टिकल 370 से कश्मीरी पंडित को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, खत्म करने से। हाँ कोई चलिए रिपीट। ठीक है, आपने बात की कौल साहब, बहुत शुक्रिया। तो चूंकि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म हुई थी और पहले ही कौल साहब मिल गए, और मैं तो आपको पता है किसी से पूछ के, किसी से जानकारी लेके बैठता नहीं हूँ, जहाँ लोग बैठे रहते हैं मैं अपना कार्यक्रम शुरू कर देता हूँ। और मैं बैठिए, मैं कहता हूँ कार्यक्रम शुरू कर देता हूँ, आप उठ के चलिए। तो कश्मीर के हालात के बारे में, चूंकि कश्मीरी पंडितों का मसला 370 हटाते वक्त महत्वपूर्ण माना गया और आपको पता है बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई। अच्छा एक बात और, 5 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट, जब मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई थी, उसके दूसरे तीसरे दिन ही और उसके बाद 15 अगस्त मैं कश्मीर गया था, श्रीनगर गया था। पूरे कश्मीर में लॉकडाउन की स्थिति थी, कर्फ्यू लगा दिया गया था। हम लोगों को एक बार फ़ोन पर बात करने का मौका 24 घंटे में मिलता था, लाइन लगा करके हम सारे पत्रकार बात करते थे। 2G सेवा 2020 के जनवरी में कश्मीर घाटी में जाके शुरू हुई और 4G नेट जो है वो 2021 या उसके बाद जाके, यानी साल 1.5 साल तक ये सब बंद रहा। सुरक्षा बलों की वहाँ पर CRPF की इतने बड़े पैमाने पर तैनाती की गई कि महीनों तक हर घर के सामने कश्मीर श्रीनगर में खास तौर पर हर घर के सामने एक सिक्योरिटी पर्सनल था। बहुत तगड़े इंतजाम किए गए थे। कश्मीर का विकास पिछले 5 वर्षों में खूब हुआ है और शांति हुई है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि कौल साहब हमारी बात से थोड़ा इतर बात कर रहे हैं, खैर वो बात वहीं ख़त्म होती है। अब आते हैं चर्चा पर, ये कि आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अभी हैं? हाँ जी। भारत सरकार? भारत सरकार। तब तो कुछ बोलना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ा लगता है डर। डर लगता है? थोड़ा लगता है। तो रहने दीजिए, क्योंकि पता चले कि क्या बोला है साहब आपके घर ही पहुँच संडे को। ये भी है। सच्चाई है, लगता है। तो मैं नहीं चाहता, मेरे कार्यक्रम में एक नेताजी बोल दिए थे, उसके बाद पार्टी से तो निकाले ही गए, जेल भी चले गए। कल ही हो जाएगा, कल ही लाइन हुआ है। अरे हाँ, बस इससे ज्यादा में खतरा है। हाँ जी, आपका क्या, आप आए बैठे, इसका बहुत शुक्रिया। अरे नाइस मीटिंग। हाँ जी, क्या विचार है आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन पासवान है। बताइए। आप भी काम के मिल गए आदमी। बताइए। आज दिन हमारा बहुत ठीक है संडे के हिसाब। सुदर्शन पासवान जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तर प्रदेश चंदौली जिले का रहने वाला हूँ। और आप क्या करते हैं? मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, कंपनी है हमारी पासवान इंटरनेशनल। छोटी कंपनी, नाम इंटरनेशनल? हाँ वैसे होता है। कुछ इंटरनेशनल बिजनेस भी है? नहीं, CCTV कैमरे वगैरह लगाते हैं हम। तो सबसे तगड़ा इस समय बिजनेस चल रहा है, जिसको देखिए CCTV और सब वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज, यहाँ वहाँ सभी। अच्छा ये पासवान जी, अब बात एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर जो आप के नज़र से शायद आई ना हो, अभी अभी थोड़ी देर पहले बहन मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है दलितों के बारे में, आपको मालूम है? जी मालूम है। मालूम है ना? तो 7 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दिया कि दलितों में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए और उनका कहने का मतलब है कि उसमें भी सब कैटेगरी बनाई जा सकती। तो सवाल ये है कि 15% जो दलितों को आरक्षण दिया जाता है, 7.5% STs को, तो कहा यह जा रहा है कि वो दलितों में सब कैटेगरी बनाई जाएगी, तो उसमें भी दलितों के सब कैटेगरी में कई और दलित नेता निकल जाएंगे। जैसे कहा जाता है ना
कि जाटव अलग है, पासवान अलग है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, ठीक कह रहा हूँ ना। जरा हमारे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो दलित नेता अक्सर से विरोध कर रहे हैं, चिराग पासवान ने भी किया, तो इसको, इस फैसले से दलितों के समाज में क्या फर्क पड़ेगा? सर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हम इस बात से सहमत नहीं हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का मैं लेबर सेल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और मैं इस जो है फैसले का से सहमत नहीं हूँ और हमारे तरफ से इसका विरोध है। जो इन्होंने किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो अभी नहीं होना चाहिए था और ये बातें तब होनी चाहिए जब सब में बराबरी हो। अभी भी कहीं न कहीं जो है कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था कायम है, लोगों के अंदर आज भी। यार पासवान जी, आप सुप्रीम कोर्ट का तर्क समझे, सुने क्या है? वो तर्क अपना सही दे रहे हैं। वो ये दे रहे हैं कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उसमें जो है कि मतलब उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमें एक बात बताइए कि आगे बढ़ नहीं जी, सब कैटेगरी भी बना दे। जैसे दलित एक ही कैटेगरी है ना, हाँ जी, जो दलित जातियां, सब एक में आती हैं। दलितों में कितनी जातियां आपको मालूम है? बिल्कुल 6000 जातियां हैं दलितों में। में। उसमें भी जी कुछ जातियां हैं जो आरक्षण का ज्यादा फायदा उठाती हैं। जी, जैसे मैं आपको बता दूं, हाँ, राजस्थान में मीणा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। तो वो कह रहे हैं सब कैटेगरी बना दीजिए। इतनी 6000 जातियां देश के अलग अलग इलाकों में दलितों की है, तो कुछ तो ऐसी हैं जिनका अभी बहुत ही नीचे है मामला, और कुछ है कि बहुत ऊपर है, जैसे जाटो है, जैसे मीणा है। सर, आप इस बात को कह रहे हैं, ये बात मैं सहमत हूँ। चाहे वो जाटो हो, मीणा, चाहे कोई भी हो, या हमारी इन 6000 सी जातियों में चाहे कोई भी जाति के लोग हों। देखिए, ये बात ऐसा नहीं है कि ये आरक्षण आर्थिक पहलू को लेकर किया गया था या सामाजिक पहलू को लेकर किया था। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि जो ये जातियां थी, सब में इसमें एक तरह से एक कुंठा बनी हुई थी कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अनटचबिलिटी है। उसको लेकर के बाबा साहब ने उसको एक शेड्यूल रास्ता बनाया कि ये 6000 जातियों को इकट्ठा कीजिए। एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, जी, चूंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है और मैं दर्शकों को बता दूं कि इस पर मैं एक माहौल क्या है कार्यक्रम एपिसोड पूरा करूंगा जी, तब इसमें पूरी बातें आ जाएंगी। आज थोड़ा मसला दूसरा है, लेकिन जो जहाँ जैसे मिल जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जानते हैं क्या है, दलित नेताओं के बीच में या जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं जैसे बैकवर्डों को, पिछड़ों को देश के आरक्षण दिया गया 27%। तो एक समय आया कि उस आरक्षण में कुछ जातियों ने विशेष फायदा लिया और वो ज़्यादा आगे निकल गई। फिर बाद में दूसरी जातियों ने उन्हीं जातियों के खिलाफ, मतलब विद इन बैकवर्ड, पिछड़ों में ही आपस में कंपटीशन हो गया, विरोध हो गया। अब जाति के नेता हो गए, तो बैकवर्ड मूवमेंट कमजोर होके बैकवर्डों में जातिवाद की राजनीति होने लगी। जैसे चौहान, राजभर, निषाद, कुर्मी, पटेल, यादव, ऐसा हो गया ना जी। तो वो डर ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर दलितों में भी बाइफर्केशन हो जाएगा और तमाम नेता अलग थलग निकलेंगे भी, फिर आपस में ही कंपटीशन का भाव आ जाएगा। ऐसा ही होगा। अगर इसमें वर्गीकरण किया जाएगा तो यहाँ भी जो हमारा समाज है वो अलग अलग भागों में बंटेगा और एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। एससी हो, एससी को देख के घृणा करना शुरू कर देगा और कुछ लोगों की ऐसी ही मनसा है कि ये जो यूनिटी है इसको ख़त्म करी जाए। इसलिए इस तरह के जो है फैसले आ रहे हैं, चाहे वो कोर्ट फैसला दे रहा है या पार्लियामेंट फैसला दे रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ें जो है करना बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ना ही मेरी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास पासवान पार्टी के हैं। एक बात बताइए, आपका पार्टी तोड़ के जी और 5 सांसद लेके भाग गए चचा। हाँ जी, हाँ, वो गलत था, एक दुर्घटना है वो। दुर्घटना है, हाँ बिल्कुल एक दुर्घटना, ऐसा होना नहीं चाहिए था जो उन्होंने किया। 5 आज बीजेपी तोड़ी बीजेपी ना, हाँ जी, और 5 लोगों को ले गई। पशुपति पारस को 2.5 साल मिनिस्टर बनाई। चिराग पासवान से बंगला भी खाली करा ली रामविलास पासवान। हाँ, और बंगला भी खाली करा ली।
और रिजल्ट आया तो चिराग पासवान फिर जाके उसी में शामिल हो गए। नीतीश चाचा के खिलाफ क्या क्या बोलते थे बिहार के चुनाव में, लेकिन कुर्सी के खेल में फिर उधर चले गए। आप लोग को कैसा लगता है ये सब? इस बात का तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही जवाब दे पाएंगे। तो दे चुके थे। हाँ, इसमें जो जवाब है ये उनका जवाब है, हम इसमें नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमें समानता की राजनीति करनी चाहिए और सबको साथ लेके चलनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास। आपसे भी लंबी बात इसलिए हो गई कि आप भी देश में इस वक्त जो सबसे गर्म राजनीतिक मुद्दा चल रहा था उससे जुड़े आप मिल गए। तो बहरहाल आज कुछ दूसरे तरह का मामला बन रहा है। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।